क्लियरली ना, एक तो आपको ना बोलना आना चाहिए कि ना क्रॉस, मैं ये नहीं कर सकता। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि ये आपको करना है या नहीं करना है। उसमें कंफ्यूजन अगर रख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कंसंट्रेशन पावर आपकी कितनी है, फोकस आप कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। सर मेरी सीटिंग 1 घंटे की है, दिन में कितने घंटे, सर मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो भैया 3 घंटे पढ़ के आप साइंस क्रैक करना चाहते हो तो आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे से आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज चला सकते हैं, साइंस नहीं चला सकते। तो अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 6 से 8 घंटे की डेली हो और आप साधु जीवन रखना चाहते हो, अरे सर अपन को ये पार्टियाँ शार्टियाँ अच्छी लगती, खेलना कूदना अच्छा, अपन अपना रूम बना, तो भैया फिर आप साइंस ले सकते हो। साइंस नॉर्मली वही बच्चा ले सकता है जिनको बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि साइंस में स्टडी टाइम ज़्यादा होता है। मैं 90% के लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हर बात में आप एक्सेप्शन ढूंढ सकते हो, पर मैंने कहा ना मैंने उन 10% एक्सेप्शन बच्चों को पहले ही छोड़ दिया है, मैं 90% की बात कर रहा हूँ। तो ये बात अपन को बहुत जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी कितनी है। अब आपकी सिटिंग पावर पूरे दिन भर की कॉन्सेंट्रेशन 3 या 4 घंटे है, तो आप साइंस अचीव नहीं कर सकते, ले लो, पर आप ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हो जिसमें आप जीतोगे नहीं। मतलब आप दौड़ तो रहे हो, घर वाले खुश हैं, रिश्तेदार खुश हैं, दोस्त खुश हैं, पर आप दौड़ ही रहे हो बेटा, आप जीतोगे नहीं। तो जब जीतोगे नहीं, अचीव ही कुछ नहीं करोगे, तो बनोगे क्या। इसीलिए ऐसी दौड़ में कभी मत दौड़िए जिसमें आपकी जीतने की परसेंटेज ना के बराबर हो, क्यों फिर आप 3, 4, 5, 7 साल मेहनत करोगे और एंड में कुछ नहीं बने तो फिर क्या यूज़ है। विनिंग चांसेस, आपके विनिंग चांसेस होने चाहिए कि सर यार जीतने के चांसेस हैं मेरे यहाँ, मतलब जीतने के चांस कुछ 5% तो हों। अगर जीतने के चांस 1% है तो 99% तो नो ही है, 1% ही यस है, तो जीतने के चांसेस जरूर चेक कर लेना। केवल धुन में नहीं लेना चाहिए कि मैं ये ले सकता हूँ, नहीं, चेक ऑल पैरामीटर्स। इतने पॉइंट जब आप पेपर पे लिखोगे, अपने आप को मार्क देते रहो, हर पॉइंट का 1-1 मार्क करो, फिर चेक करो कि आपके कितने मार्क हुए, फिर तय करो कि आपको ये सब्जेक्ट, ये करियर लेना है या नहीं लेना है। सूटेबिलिटी, आपको वो चीज़ सूट भी करनी चाहिए। अब आपने कहा सर मैं पहलवान बनूंगा, आपका वजन 55 किलो है, अब 55 किलो का सीखिया पहलवान क्या करेगा। आपकी हाइट है 5.5 फुट और आपने कहा मैं दौड़ूंगा, तो हुसैन बोल्ट 6.5 फुट का है, आप 5.5 फुट के हो, कहाँ से जीत जाओगे। तो आपकी सूटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए उसमें। अगर आपकी सूटेबिलिटी नहीं है, आपने कहा सर मैं स्विमर बनूंगा, तैराक बनूंगा, आपकी हाइट है 5.5 फुट, अब आप माइकल फेल्प्स की बात करो तो वो लगभग 6.25 फुट का आदमी है, तो उसके हाथ कितनी तेजी से चलेंगे, आप कहाँ से उससे जीत लोगे। तो अपने करियर को सूटेबिलिटी, यानी वो आपकी बॉडी और आपके माइंड के साथ सूट करता हो, ऐसा जरूर होना चाहिए। नहीं तो फिर आप डिच हो जाओगे, फिर झटका खा जाओगे, यार मैंने खूब मेहनत की, पर वो आपको भाई मछली कोशिश करे कि मेरे को उड़ना है, मेरे को पेड़ पे चढ़ना है, वो उसको सूट ही नहीं करता, कैसे करेगी। तो आप पहचान जाओ कि भगवान ने आपके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है, कौन सा हार्डवेयर डाला है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर उसमें डालोगे, आपका हार्डवेयर बोलेगा डज नॉट सपोर्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना है। अगर आप उससे अपोजिट जाके एक्ट करेंगे तो दिक्कत है, नहीं हो सकता ना। कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, लोग कहते हैं कि ना सर मेरे को आप किसी से कंपेयर मत करो। क्यों नहीं करें? क्या आप अपने पापा को जाके नहीं बताते कि मेरा दोस्त तो सिंगापुर गया है, मेरा दोस्त तो यूरोप के टूर पे गया? क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? मत बताओ ना, पर आप क्यों बता रहे हो? आप इसलिए बता रहे हो पापा वो यूरोप गया, मैं नहीं गया। क्या आप कंपेयर नहीं कर रहे? तो कंपैरिजन तो होता ही है। आप अपनी ड्रेस को दूसरे की ड्रेस से कंपेयर नहीं करते, आप अपनी शक्ल को दूसरे की शक्ल से कंपेयर नहीं करते, आप अपनी गाड़ी को दूसरे की गाड़ी से कंपेयर नहीं करते। तो फिर आपके पेरेंट क्यों नहीं करें? वो भी करेंगे और आप भी करिए। सीधी सी बात है, कंपेयर करिए लेकिन लॉजिकल, है ना, उसको एकदम क्रूअल तरीके से मत ले जाइए, एक सॉफ्ट तरीके से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। और अपनी स्ट्रेंथ, ये 9 पॉइंट, ये 10वां पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि सर मेरी थ्योरी अच्छी है, तो फिर आपको थ्योरी सब्जेक्ट की तरफ मुँह करना, क्योंकि वो आपकी अच्छी है, वो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले ही है उसके अंदर। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए, क्योंकि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ के, अब आपका डांस अच्छा है, अब डांस अच्छा है और आप कर रहे हो सिविल्स की तैयारी, क्या होगा? कुछ नहीं। आपका डांस अच्छा है तो फिर आपको डांस वाले करियर में जाना चाहिए। आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपको ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए। आपका न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं तो आपको साइंस या कॉमर्स के अंदर जाना चाहिए। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, एक पेपर पे लिखो,
मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरे को इनके ऊपर वर्क करना चाहिए और मेरे को इसी में करियर बनाना चाहिए। भाई विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा था, अब वो फुटबॉल में चल जाता या हॉकी में चल जाता तो क्या होता? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर वास्तव में बॉलर बनने गया था MRF एकेडमी मद्रास चेन्नई के अंदर, लेकिन उसकी हाइट को देखकर उस वक्त जो वहाँ के कोच थे हेडली न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने कहा यार आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपको बैटिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। और उसने अपनी तुरंत देखा यार ये इसका मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ तो बैटिंग है, और वो बैटिंग में चले गए। और आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने क्या क्या अचीव कर लिया। एक और एग्जाम्पल अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले बैट्समैन बनने गए थे, लेकिन वो बहुत लंबे थे, लगभग 6.25 फुट की हाइट है, तो डेफिनेटली कहा कि 6.25 फुट की हाइट पे नॉर्मली बैट्समैन नहीं होते, आप बॉलर के लिए ट्राई करो। और देखो अनिल कुंबले उसके बाद बॉलर बन गए और बॉलिंग में क्या क्या उन्होंने कीर्तिमान कब बना दिए। तो इसीलिए स्ट्रेंथ कभी कभी आप नहीं पहचान पाते, कोई दूसरा पहचानता है, तो आप उसको ध्यान दो कि यार वो मेरी स्ट्रेंथ पहचान पा रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ा मैटर करती है कि भगवान ने आपको बनाया तो है क्रिकेट के लिए और आप घुस गए फुटबॉल में, तो कहाँ से आप सक्सेस कर लोगे? आप खुद ही सोचो। मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 10% वाले जो बच्चे ना जिनके दिमाग में कीड़ा होता है एक्सेप्शन का, सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर अरे तो ऐसा तो हो ही सकता है, हम मना कब कर रहे हैं? पर मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ करियर पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए जब आप आफ्टर 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो हु आर योर कॉम्पिटिटर्स? सर मेरे कॉम्पिटिटर कौन होंगे? सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ 75% पर हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स कॉमर्स लोगे तो इसी एरिया के तो मिलेंगे, इस एरिया के तो बहुत कम जने कॉमर्स लेते हैं। अब मान लो आपके यहाँ हैं 95%, आपके यहाँ 95% आए हैं और आपने ली कॉमर्स, तो 90% वाले तो नॉर्मली लोग साइंस लेते हैं। अगर कुछ जने कॉमर्स लेंगे भी तो आपका कंपटीशन कितना कम होगा? नॉर्मली कॉमर्स वाले होंगे इस रेंज के, तो आपका कंपटीशन होगा इनसे, तो इनको तो आप कभी भी दबा लोगे। कह रहे इनको तो मैं सोते सोते मार दूंगा, इनको तो मैं नींदों में भी खेल लूँगा इनके साथ, तो क्योंकि इनसे फाइट करना आसान है ना, क्योंकि वो पहले ही आपसे कम है। तो इन लोगों से फाइट करना आसान होगा। अगर आप यहाँ हो, आपने साइंस लिया है, आपका कंपटीशन इन लोगों से होगा। अब आपके 92 हैं और आपको भिड़ना 97 से, तो जोर तो आएगी। तो आप ये तय कर लेना कि फ्यूचर में आपको अपने कॉम्पिटिटर कौन रखने हैं। ये वाले जने तो साइंस ले लो, ये वाले जने तो कॉमर्स, और ये वाले कॉम्पिटिटर्स रखने हैं तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो। मैं अभी भी 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, 10% की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ इस बारे में। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको अपने कॉम्पिटिटर चुनने हैं कि सर मैं 95% हूँ, अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो आप विनर हो, सोचना ही क्या है, आप विनर हो। क्यों? क्योंकि 95% आप यहाँ हो, नॉर्मली कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं इस रेंज में, तो वो तो सब आपसे नीचे नीचे ही हैं, वो आपसे कैसे जीत जाएंगे? तो कहीं भी आप इंटरव्यू देने पहुँचोगे जीतोगे आप ही, क्योंकि आप उनसे आज तक आगे रहे हो तो अब भी आगे रहोगे। तो ये बात बहुत समझने की है, ध्यान रखने की है। आपकी करंट माइंड सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लोग इफेक्ट करते हैं? एक तो सोसाइटी इफेक्ट करती है। सोसाइटी में कौन? नेबर, रिलेटिव्स। अरे सर वो शर्मा जी का बच्चा, सर वर्मा जी का बच्चा, सर चतुर्वेदी जी का बच्चा, तो ये नेबर्स होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स को और आपके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। सुननी सबकी है पर करनी खुद की है। सुनो ना, दिक्कत क्या पता कोई अच्छी सलाह भी दे रहा हूँ, लेकिन इफेक्टेड नहीं होना है। कल को आप उससे प्रेशर में आ जाओ नहीं और उनको बुरा लग जाएगा। आपके रिलेटिव आपके वो बड़ी पार्टी पूछते हैं, अरे बेटा आपके परसेंटेज कितने हैं? अरे भैया क्या परसेंटेज, पार्टी चल रही है, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, क्यों मार्क्स पूछ रहा है? तो ऐसे रिलेटिव भी होते हैं जिनको आपकी टांग खिंचाई करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत कड़वी सच्चाई है, आपके जो रिलेटिव होते हैं ना, वो ये देखना चाहते हैं यार इनका आपका क्या हुआ, और आप असफल होते ना, अरे यार इतना ठंड पड़ती है उनके कलेजे को, अरे यार मज़ा आ गया यार, इनका बच्चा हमारे बच्चे से आगे नहीं निकला। ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऐसे रिलेटिव भी हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर ऐसा भी हो सकता है, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी करंट माइंड सिचुएशन को कौन कौन इफेक्टेड करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स, डेफिनेटली वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माइंड को इफेक्ट करेंगे। अब कई पेरेंट क्या होते हैं, गेट रिड ऑफ हो जाते हैं, सर हमने तो हमारे बच्चे पे छोड़ दिया, वो जो मर्जी ले। अरे तो आपका बच्चा कौन सा बहुत डिसीजन मेकर है, वो बेचारा इतना छोटे उम्र का 15 साल का बच्चा है और लाइफ का डिसीजन लेने आपने उसको छोड़ दिया। अरे आपने उसको आज़ादी नहीं दी है,
आप बेचारे को कमज़ोर बना रहे हो। आपको ये कहना चाहिए बेटा हम डिसीजन में तेरे साथ हैं, तो हमसे डिस्कस कर तेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो कई पेरेंट ये कह के जो बोल देते हैं ना, हमने तो बच्चे पे छोड़ रखा है जी, वो कोई सा भी सब्जेक्ट ले हम तो बच्चा कौन सा अच्छा डिसीजन मेकर है, उसने आज से पहले कौन से डिसीजन लिए हैं। कम से कम पेरेंट ने डिसीजन लेते हुए लोगों को देखा तो है, खुद ने भी तो लिया था। तो पेरेंट्स प्लीज़ ऐसे कह के ना छोड़ें कि हमने तो बच्चे पे छोड़ दिया। नहीं, बच्चा पहले ही घबराया हुआ है, वो लाइफ में पहली बार कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है, उस वक्त उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उसको खुला हाथ इस तरह से मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को डिसीजन को इफेक्टेड करें, पर अगर कोई गलत वे में जा रहा हो तो उसको सपोर्ट तो करें, उसको सलाह तो दे, बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है। वो मोड़ तो वो एंगल तो पेरेंट ही बता सकता है ना। तो पेरेंट ये कह के कि हमने तो बच्चे पे छोड़ रखा, ना भैया इतनी लापरवाही मत करना, बहुतों के करियर इस चक्कर में बर्बाद हो गए कि हमारा बच्चा तो छोटा मोटा डांस कर रहा था, और बेटा तू तो बहुत बढ़िया डांसर बनेगा, तो गली में नाचने वाला भी नहीं बना वो। तो अच्छी सलाह देनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स इफेक्टेड करते हैं। देखो टीचर की सलाह जाती है सिर के ऊपर से, पेरेंट्स की सलाह जाती है सिर के ऊपर से, लेकिन दोस्त की गोबर जैसी सलाह है ना वो दिमाग के अंदर जाती है। तो फ्रेंड्स की सलाह पे बहुत ध्यान रखना। क्यों? फ्रेंड भी आप जितनी उम्र का ही एक बच्चा है, वो भी 15 साल का है, वो आपसे क्या ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्या कि फेल हो गए सर मैं 2-3 बार एक्सपीरियंस ले चुका, ऐसा तो है नहीं। तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन कैसे ले सकता है? इसीलिए आप जब डिसीजन लें फ्रेंड्स की सुने जरूर, लेकिन करें अपनी। मूवीज़, अब मूवी देखे सर मैं आर्टिकल 15 देख के आया, आयुष्मान खुराना, मेरे को सर IPS ऑफिसर बनना है, सर मैं दबंग देख के आया, सर मेरे को सलमान खान जैसा ये बनना है। तो ये जो पिक्चरें हैं ना, ये आपके माइंड को पार्टली, सर मैं ना उरी देख के आया, मेरे को आर्मी पर्सन बनना है, ये जो चीज़ें हैं ना ये इफेक्टेड शॉर्ट टर्म होती है। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी कंपैटिबिलिटी को देखते हुए ही डिसीजन करना चाहिए। इन मूवीज़ से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मूवीज़ एंटरटेनमेंट की हैं। वो आयुष्मान खुराना को बोल दो तू IPS बन के दिखा दे, तो बंद थोड़ा ना जाएगा। वो एक्टिंग है, वो दे आर गुड एक्टर्स, वो कोई जरूरी थोड़ा ना पढ़ाई में अच्छे होंगे। बिजनेस, कहीं आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि यार हमारी घर में तो बिजनेस का एटमॉस्फेयर है, सब लोग है ना बिजनेस करते हैं, तो मुझे भी बिजनेस करना चाहिए। डेफिनेटली जिनको बिजनेस क्लास के लोग होते हैं ना उनको नॉर्मली जॉब कम पसंद होती है, या जो जॉब क्लास के लोग होते हैं ना उनको नॉर्मली बिजनेस कम पसंद होता है। तो इस तरीके से ये भी आपके डिसीजन मेकिंग में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिजनेसमैन कहता है यार इतना पड़ेगा क्या कमा लेगा, का पापा मैं 1 लाख रुपये महीना कमा लूँगा, अरे बेटा 2 लाख तो मैं तेरे को घर बैठे दे दूंगा। अब ऐसी बातें जब आदमी सुन लेता है यार मैं इतना पढ़ लिख के इतना कुछ करूँगा और मैं 1 लाख रुपये महीना कमाऊंगा, और पापा कह रहे मैं तो घर बैठे ही 2 लाख दे दूंगा, तो फिर मैं क्यों पढ़ूँ? तो बिजनेस जो हाउसेज होते हैं जिनका अगर बिजनेस पेरेंटल बिजनेस होते हैं उनके लिए जॉब करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जॉब वालों को लगता है यार फिक्स इनकम आनी चाहिए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ये भी एक मैटर होता है। तो उसके बारे में भी आपको सोच लेना चाहिए कि आपके जो बैकग्राउंड है आपके घर का वो कैसा है। बैंकिंग, अब किसी के पापा बैंकर हैं तो वो चाहते हैं मेरा बेटा भी बैंकर बने, अब उसका इंटरेस्ट है या नहीं है देखना तो पड़ेगा ना। तो करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको ये सब चीज़ें अपने एक पेपर पे लिखनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। मैंने ये सब पॉइंट आपके डिस्कस किए ना, इसके आपको वेरियस एंगल मिलेगी और इतने एंगल सोचने हैं। कन्फ्यूज़न फिर भी रहेगा, लेकिन इतने एंगल सोचने के बाद आपको एक बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा सोचने के लिए, डिस्कशन के लिए, और अपने पेरेंट्स के साथ वेरियस एंगल से आप डिस्कस कर पाओगे, टीचर से डिस्कस कर पाओगे कि सर मेरे को इन सब पॉइंट्स के बारे में मेरे बारे में सोचना है, तो आप अपने बारे में एक बहुत अच्छा बेहतरीन एनालिसिस कर पाओगे। सही है। तो हमने जो करियर गाइडेंस की सीरीज़ चलाई है उसके पीछे पर्पस यही है कि बच्चों के माइंड में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। अब इनके बाद के वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अब आपने 10th के बाद इतनी चीज़ें सोचनी है, अब आपको ये सोचना है कि सर कॉमर्स क्यों लें, साइंस क्यों लें, ह्यूमैनिटीज़ क्यों लें, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में भी तो आपको नहीं पता। कॉमर्स ले, कॉमर्स में क्या होता है आपको क्या पता, क्या बनोगे पता ही नहीं, साइंस से क्या बनोगे पता है, तो वो सब्जेक्ट लेना भी तो आगे की आपको स्कोप भी तो दिखना चाहिए। स्कोप वो अगर नहीं दिखा तो सब्जेक्ट में एंटर कैसे करोगे, सामने मंजिल तो दिखनी चाहिए, अगर मंजिल ही नहीं दिख रही तो सब्जेक्ट कैसे लोगे। इसीलिए आगे के वीडियोस में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा, फिर अपन उसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।